चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स के 5वें चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। अभी तक ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में चौथे चैप्टर तक बेसिक से क्लियर कर चुका हूं। आज ये सिविक्स का सबसे अंतिम चैप्टर पढ़ रहा है, जिस पर दो वीडियो बनेगा। एक तो इसके बेसिक पर बनेगा और दूसरा का प्रश्न उत्तर पर मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो चैप्टर्स का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। आज इस चैप्टर को बेसिक से एकदम क्लियर कर दूंगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखो, सबसे पहली बात है, लोकतंत्र की चुनौती को हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे लोकतंत्र में आ गया अशिक्षा। जो देखो, जब लोग अशिक्षित होते हैं ना, तो लोकतंत्र ज्यादा मात्रा में विकसित नहीं हो पाता है। तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अशिक्षा। तो लोकतंत्र को विकसित करने के लिए सरकार को यह काम करनी चाहिए कि जितना भी जनता है सबको शिक्षा के मामले में जोर देनी चाहिए और शिक्षा के मामले में आगे बढ़ानी चाहिए। तो शिक्षा भी क्या है, एक चुनौती के रूप में सामने उभर कर आती है। और दूसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आतंकवाद। अब पूछता भी है कि आतंकवाद लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट करिए। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद का नाम सुने ना, टेररिस्ट, जिसको इंग्लिश में टेररिस्ट हम लोग कहते हैं। तो ये आतंकवाद लोकतंत्र को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित करती है। जैसे अमेरिका था, अमेरिका जो था ना, लादेन को खोजने के चक्कर में जानते हैं कितना पैसा, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्चा कर दिया था। उस जितना पैसा खर्चा किया था लादेन के पीछे, अगर उतना पैसा अपने देश के विकास में लगाता है, साला अमेरिका आज अमेरिका भी मतलब जो है इतना ना शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे तो शक्तिशाली है, लेकिन बहुत ज्यादा और मात्रा में शक्तिशाली हो जाता है। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि जो आतंकवादी होता है ना, उनके पीछे हमारा सरकार का ध्यान पूरी तरह से चला जाता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत ज्यादा खर्चा होने लगती है। और वो खर्चा सोचिए, अगर आतंकवादी नहीं होंगे और वही खर्चा, वही पैसा अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के विकास में लगाई जाएंगी, तो देश बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है ना, देश को खोखला करती है, लोकतंत्र को, मतलब लोकतंत्र के प्रति जो है ना, लोगों को कुप्रभावित करती है। यानी लोगों का जो मनोबल होता है ना, लोग के प्रति क्या करती है, गिराने का काम करती है। मेरे कहने का देखो वो मतलब ये है कि आतंकवाद किसी भी देश का क्या है, ये कुपरिणाम होता है। कहने का मतलब आतंकवाद जो होता है ना, एक देश के नींव को कमजोर करने का काम करता है, देश को बर्बाद करने का काम करता है। वो होता है टेररिस्ट, मतलब जो आतंकवाद जो होता है ना, देश को मतलब खत्म करने का काम करता है। देखो, आतंकवाद दो तरह के होते हैं। एक देश से बाहर, जैसे पटना, ये जैसे पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान का ये मुजफ्फराबाद में आतंकवाद का केंद्र है। आतंकवाद जन्म देने का काम, पालने का काम कौन करता है, पाकिस्तान। तो ये तो देश से बाहर ही आतंकवादी हो गया ना। अब देश के अंदर भी कुछ ऐसे आतंकवादी होते हैं जो देश को खोखला करने का काम करते हैं। जैसे तिरंगा फिल्म देखेगा हिंदी में, तो देश के ही कुछ ऐसे आतंकवादी रहते हैं जो अपने देश को बेचकर दूसरे देश में जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक जो होता है ना, अपने ही देश के आतंकवादी है। बाहरी लोगों को छोड़ो, पहले अपने अंदर के आतंकवादी को देखो, क्योंकि यही आतंकवादी हमारे देश को खोखला करते हैं। तो आतंकवाद जो होता है ना, लोकतंत्र के विकास में इसलिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि ये देश के नींव को हिला देते हैं, लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठा देते हैं। कहीं ना कहीं आतंकवाद के पीछे सरकार का बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण से समाज का विकास नहीं कर पाता है। और समाज का विकास नहीं होने पर सरकार का, लोगों का जो है सरकार के प्रति ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाता है, सरकार को गलत ठहरा देता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए सबसे पहले अपने देश को यदि विकसित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को विकसित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आतंकवाद को खत्म करना पड़ता है। तो देखी जाए तो आतंकवाद भी क्या एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। तीसरा पॉइंट समझते हैं, चुनौती महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी। देखो, महिलाओं और अल्पसंख्यक मतलब जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो मतलब जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में कम है, हमें सबको समान भागीदारी देना पड़ेगा और जोर शोर डालना पड़ेगा, खासकर महिलाओं पर और नौजवान युवाओं पर। क्योंकि जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक लोकतंत्र में नहीं आएंगे, जब तक ये अपने मतलब राजनीतिक सत्ता का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है, लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। तो महिलाओं और अल्पसंख्यकों का योगदान, भागीदारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र को मजबूत करना। देखो, ये लोकतंत्र को मजबूत करना चुनौती है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं हमें मिलेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो हर भारतीय जनता का फर्ज बनता है कि हम क्या करें, शिक्षित होके और आतंकवाद को मिटाएं और महिलाओं, पुरुषों, सबको लोकतंत्र राजनीति में मतलब जितना हो सके भाग देने की काम करें। जब इतनी क्रियाएं करेंगे तो लोकतंत्र हम लोग का क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अशिक्षा, आतंकवाद और महिलाओं और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना है, ये सब क्या है, चुनौती के रूप में सामने चली आती है, ठीक है ना। तो अशिक्षा और आतंकवाद दो चीज मिटा देंगे। महिलाओं को समान भागीदारी जिस दिन लोकतंत्र में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, उस दिन ये देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनेगा। भारतीय लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र बनेगा, ठीक है ना।
तो लोकतंत्र में चुनौती आपको समझ में आ गई। अब जैसा हम लोग समझते हैं कर, कर को इंग्लिश में टैक्स कही जाती है। टैक्स का मतलब क्या होगा? देखो, सरकार को देश चलाने के लिए, जनता की मांगों को पूरा करने के लिए भाई पैसा चाहिए। सरकार क्या करती है? पैसा जनते से लेती है, जनते को देती है। कहीं ना कहीं आपसे क्या करती है? जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु पर सरकार क्या करती है? टैक्स जोड़ कर लेती है, अपना टैक्स। टैक्स सुने ना बुआ, हर वस्तु पर सरकार कुछ ना कुछ टैक्स लेती है। मैं ये मार्कर खरीद रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जो मार्कर बनाने वाला कंपनी है टैक्स देती होगी। तो सरकार क्या करती है? हम ही लोगों से पैसा वसूल कर और हम ही लोगों को क्या करती है? लाभ के थ्रू पहुंचाती है कि सरकार की तरफ से 2000 आ गया, ई फंड में 1000 आ गया, दहाड़ में इतना आ गया, मतलब बाढ़ में सरकार इतना भेज दिया। तो वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का ही पैसा होता है। तो सरकार क्या करती है? सरकार जनता से ही टैक्स के द्वारा, जनता से ही हर वस्तु को पैसे लेती है और फिर उसी पैसे को जनता के पास लाभ के रूप में पहुंचाने का कार्य करती है। तो वही कहलाता है टैक्स, जिसको हम लोग कर कहते हैं। कर का मतलब होता है कि कर जो होता है ना, ये सभी जनता के लिए लाभदायक होते हैं, सभी जनता को दी जाती है। लेकिन फी का नाम सुने ना, जिसको शुल्क कहते हैं हिंदी में, कहते ना मेरा फी इतना हुआ। आपका आप ट्यूशन व्यूशन पढ़ते होंगे तो बोलता होगा आपका टीचर कि भाई आपका फी, आपका महीना लग गया, फी जमा कर दीजिए, फी जमा कर दीजिएगा। फी का मतलब होता है शुल्क। तो फी जो होता है ना, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए होता है, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए। ये सार्वजनिक होता है। मतलब देखो, कहने का मतलब कर जो होता है ना सार्वजनिक होता है, फी सार्वजनिक नहीं, ये किसी निश्चित व्यक्ति के लिए। अब मैं बोला कि फी जमा कर दो तो मैं सारे व्यक्ति को नहीं बोला हूं, जिसका महीना लगा होगा हम उसी को बोले कि आप फी जमा कर दीजिए। देखो, तो फी टैक्स का मतलब क्या होता है कि सरकार जनता से टैक्स लेगी और उसी टैक्स को लाभ के रूप में जनता के पास पहुंचा देगी, प्रत्येक जनता के पास पहुंचाएगी। तो वो टैक्स होता है, वही कर होता है। लेकिन फी का मतलब होता है शुल्क। शुल्क का मतलब होता है कि क्या होगा? किसी निश्चित व्यक्ति के लिए वो शुल्क होगा। आप काम करेंगे आपको फी मिलेगा, या मैं काम करूंगा तो आपको फी देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब भी मुझे फी देने का काम करता है। आप काम कर देंगे आपको मंथली पैसा मिलता होगा। तो ये सब क्या है? ये फी है। लेकिन टैक्स क्या होता है? टैक्स जो होता है ना सभी के लिए लाभदायक होता है। सरकार सभी को पैसा देती है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक को कम देगी, बहुत संख्यक को ज्यादा देगी। उच्च वर्ग के जो लोग है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, निम्न वर्ग के लोग, जो दलित वर्ग के लोग, उनको कम मिलेगा। नहीं, सरकार के नजर में हर व्यक्ति समान होता है, इसलिए सरकार सबको समान लाभ देने का काम करती है। ठीक है ना? तो टैक्स समझ में आ गई। और ये कर और शुल्क क्या होता है? मतलब टैक्स और फी क्या होता है? टैक्स का मतलब क्या होता है कि सरकार आपसे पैसा लेगी, हर वस्तु पर क्या है कुछ ना कुछ टैक्स लेगी। जैसे डीजल देखिएगा, डीजल जो बनती है ना, जब जहाँ से निकल कर आती है, निकल कर बन के आती है, तो देखी जाए तो 30-35 रुपया तक बन जाती है। लेकिन सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है? उस पर टैक्स ले लेती है। 20 रुपया 30 रुपया टैक्स लेने की वजह से क्या होती है कि आज 100-150 मतलब 100 रुपये से महंगा भी हो गया डीजल पेट्रोल। देखिएगा, तो कहने का मतलब बनता तो भाई कम दाम में, लेकिन टैक्स दिया जाता है ना, जिसके कारण से वस्तु क्या होती है? महंगी हो जाती है। और वो टैक्स क्या करता है? सरकार लेकर अपने देश के विकास के लिए लगाता है और जनता तक लाभान्वित के रूप में, मतलब लाभ के रूप में पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखो, सरकार कहीं अपन पैसा नहीं देता है, सरकार जनता का पैसा जनता के पास पहुंचाता है। आज जनता कहता है कि बाप नीतीश कुमार इतना पैसा भेजा है, नीतीश कुमार साइकिल दिया है। अरे देखिए, नीतीश कुमार साइकिल ना दिया है, आप ही लोगन के पैसा से नीतीश कुमार ने आपको साइकिल दिया है। बशर्ते आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको ना समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार हमको पैसा दिया है। नीतीश कुमार आप ही का पैसा आप ही को दिया है। कहीं ना कहीं वो क्या करता है? फॉर्म भराने में, स्कूल में, ये कराने में, वो कराने में सब पैसा खींच लेता है। खींचने के बाद उसी सब पैसा वो क्या करता है भाई? दे देता है साइकिल। तो अपन घर से ना देता है, लोग अपने घर से ना देता है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंचाता है, तो वो कर हो जाता है। अब फी का मतलब निश्चित का मतलब क्या होता है? फी जो होता है ना, शुल्क जो होता है, वो निश्चित व्यक्ति के लिए होता है। काम करेंगे फी मिलेगा, मैं काम करूंगा आपको फी मिले, आपको फी देना पड़ेगा। कोचिंग पढ़े आपका टीचर आपसे फी मांगेगा, तो वो होता है फी, मतलब शुल्क होता है। तो कर और शुल्क में आपको अंतर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कैश मेमो, मतलब इसको मूल्य रसीद कहते हैं। ये कैश मेमो क्या होता है? जब किसी दुकानदार से आप वस्तु लेते हैं, चाहे कोई सेवा प्राप्त करते हैं, तो आपको उसके बदले पैसा देना पड़ता है और उस पैसे के बदले दुकानदार क्या करता है? आपको रसीद देता है। उसी रसीद का नाम होता है मूल्य रसीद। आप दुकानदार होंगे, चाहे कहीं सामान लेने जाते होंगे, ढेर सामान लेते होंगे, तो दुकानदार आपका पुर्जा बनाता है कि 8 रुपया ये, 10 रुपया ये, 20 रुपया जोड़ जाके आपको पुर्जा देता है कि इतना लीजिए। तो वो जो रसीद होता है ना, उसी का मूल्य रसीद नाम पड़ता है, या उसको शुद्ध हिंदी में कैश मेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमो के नाम से जानते हैं। तो कैश मेमो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। देखो,
अब समझते हैं लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी देखते हैं। देखो लोकतंत्र तो वही बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित हो सकता है जब महिलाएं चढ़ बढ़ कर लोकतंत्र में क्या करेंगी, हिस्सा लेंगी। लोकतंत्र में जरूरी है कि महिलाएं जितना मात्रा में हो सके, युवा जितना मात्रा में हो सके भाग ले, क्योंकि अगर सोचिए लोकतंत्र में खाली पुरुष भाग लेंगे, महिलाएं भाग नहीं लेंगी तो भाई संभव नहीं है। स्त्री और पुरुष इस देश के क्या है, मतलब शान है। अगर कोई एक आगे बढ़ा, किसी एक मतलब कोई एक पलड़ा भारी होगा तो दुनिया में प्रलय मच जाएगा। आपको अर्धनारीश्वर का फोटो देखे ना, भगवान शिव और भगवान पार्वती का, ये दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर का निर्माण करते हैं और दर्शाते हैं कि जितना मजबूत पुरुष है ना उतना मजबूत स्त्रियां हैं। कोई किसी से कमजोर ना है। स्त्रियों को कमजोर समझने का भूल बहुत बड़का भूल है। याद रखिएगा, जब गणेश जी का ये सिर कटा था तो पार्वती जी तहलका मचा कर रखती थी, सारा देवता लोगों गोर लग रहा है। तो सोचिए कितना शक्तिशाली थी वो औरतें, कितना शक्तिशाली होती है। वो सब काली रूप पकड़ती है, भयंकर रूप। जब काली जी अपने रूप में आती है देखते हैं ना, किसी का नहीं सुनती है, किसी का नहीं। वैसने औरतें होती है, बोलेंगी कुछ नहीं है, जब किसी आ जाएंगे तो किसी का ना छोड़ते हैं। हम लोग कहा थे लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी अहम भूमिका निभाती है। जब तक महिलाएं लोकतंत्र में नहीं आएंगी तब तक लोकतंत्र विकसित नहीं होगा। तो लोकतंत्र को विकसित बनाने का अहम तरीका होता है महिलाओं को जितना ज्यादा मात्रा में हो सके शिक्षित करी जाए और लोकतंत्र में राजनीति में लाने का कार्य किया जाए, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और समझते हैं। अमेरिका के एलेक्जेंडर हैमिल्टन ऐसे ही कोई वैज्ञानिक थे। उन्होंने मतलब क्या तो वैज्ञानिक नहीं थे, वो संविधान निर्माता के वहां पर कुछ थे, समझिए संविधान निर्माता में से एक थे। उनको शॉर्ट में हम लोग एलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। देखो एलेक्जेंडर कहते थे ना कि जो कार्यपालिका होती है, देखो सरकार के 3 अंग, न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसी पर अलेक्जेंडर कहते हैं कि जो कार्यपालिका होती है उनमें ऊर्जा होनी चाहिए, जो न्यायपालिका होती है उसमें सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, और जो विधायिका होती है उसको दूरदर्शिता होनी चाहिए। देखो कहने का मतलब विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है और न्यायपालिका उसको क्या करती है, न्याय के रूप में काम करती है। जैसे कोर्ट हो गया, जैसे मीडिया वाले हो गए, तो ये सब न्यायपालिका है। तो कहीं ना कहीं विधायिकाओं को दूरदर्शिता इसलिए कही जाती है ना, क्योंकि भाई उनको दूर तक देखना पड़ता है कि मैं जो कानून लगा रहा हूँ वो जनता के लिए सही है कि नहीं, जनता हमसे खुश है कि नहीं। कार्यपालिका को भाई काम ना करना है, उसको लागू करवाना है तो ऊर्जा होनी चाहिए। और न्यायपालिका को न्याय दिलाना होता है, इसलिए सत्य के पक्ष लेकर चलनी चाहिए। लेकिन आजकल न्यायपालिका पैसा पर बिकता है, सब पैसा फेंकिए न्याय उसका खत्म हो जाएगा, उसी के पक्ष में जाएगा जिसके पक्ष में पैसा जाएगा। देखिएगा ना वकील सब उसी के पक्ष में जाता है जिसके मुंह पर ज्यादा पैसा फेंक दीजिएगा, उसी को केस जितवाता है। सब चूसने का काम करता है लोग, ठीक है ना। सरकार के 3 अंग कौन कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एलेक्जेंडर क्या कहते हैं, एलेक्जेंडर कहते हैं कि विधायिकाओं में दूरदर्शिता होनी चाहिए, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए और न्यायपालिका में क्या होनी चाहिए, न्याय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं बिहार में लोकतंत्र की स्थिति। हम लोग समझते हैं बिहार में लोकतंत्र की स्थिति क्या। अपने बिहार की बात करते हैं। देखो बिहार में जातिवाद, भ्रष्टाचार और साथ में ये देखते हैं बिहार में जातिवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद मतलब परिवारवाद, ये सब जो चीजें है ना बिहार के लोकतंत्र को पूरी तरह से तबाह करके रख दिए। अब भाई कहेंगे जातिवाद तो मतलब देखें जाति होती है, ये सब है नहीं है, छोट जात बड़ जात, अभी भी भेदभाव बिहार में चलता है। अब परिवारवाद तो आप लालू यादव को लेकर ही चल सकते हैं कि अपने परिवार को ही बिहार में टिकट देते हैं, अपना बेटा के देंगे, अपना मेहरारू के देंगे, अपने सगे संबंधी के देंगे, चंद्रिका राय के देंगे जिससे उनका बेटा का शादी हुआ। तो कहीं ना कहीं वो सब टिकट खाली अपने सगे संबंधी, अपने परिवार को देते हैं, जिसके कारण से बिहार गिरते जा रहा है। इसी कारण से लालू यादव का अब सरकार नहीं बन रहा है बिहार में। इसके पीछे का यही रीजन है। आप परिवारवाद को बढ़ावा दीजिएगा, वंशवाद को बढ़ावा दीजिएगा, वो कभी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। इसी रीजन से अब लालू यादव का खैर नहीं है। अब चल रहे नीतीश कुमार। अब ये देखना ये कि नीतीश कुमार किसको जेदू का ही देते हैं, वो किसको टिकट देते हैं आगे चलकर। तो कहीं ना कहीं बिहार में लोकतंत्र की स्थिति जो न खराब हो रही है, बशर्ते जातिवाद की वजह से, परिवारवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, भेदभाव की वजह से क्या हो रही है कि बिहार में लोकतंत्र की स्थिति दयनीय होती जा रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
राजनीतिक सुधारों पर हमें विचार करना है। तो राजनीतिक सुधार पर विचार इसलिए करना है, देखो पहली बात है कि हमें राजनीतिक सुधार पर जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने कानून व्यवस्था पर, शिक्षा पर, महिलाओं को ज्यादा मात्रा में राजनीति में भाग दिलाकर हम लोग अपने लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो राजनीति में जो है ना हमें सुधार करनी चाहिए। मान लो कि कानून हम लोगों का बना है, अब सलाह बालू कहीं मारपीट झगड़ा झंझट हो रहा है, कहीं मारपीट झगड़ा झंझट हो रहा है, अब पुलिस को बुलाई जाती है, बुलाएगा आज तो आएगा रात को, जब पूरा शांत हो जाएगा मतलब पुलिस आएगी हड़बड़ाए कि क्या हुआ। ये कानून व्यवस्था कि क्यों भाई के ऐसा कानून व्यवस्था होगा कि जब सब खत्म हो जाएगा तब पुलिस आएगी वहां पर झक मारने के लिए? क्या फायदा है कानून बनाने का? तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में सबसे पहले सुधार करने की आवश्यकता है, और साथ में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों पर जोर डालने की आवश्यकता है। और खासकर तो न्यायपालिका को भी और सजग रहनी चाहिए कि कहीं भी अगर न्याय हो रही है, कहीं अत्याचार हो रहा है, तो न्यायपालिका को हर समय हावी होना चाहिए। जैसे मीडिया हो गया, आजकल मीडिया बहुत अलर्ट हो गई, कहीं भी कुछ होती है फटाके दिखा देती है कि देखिए क्या दुनिया कर रही है, देखिए पीएम क्या कर रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रहा है, सीएम क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने का काम करती है न्यायपालिका, ठीक है। तो राजनीति में सुधार पर, यदि राजनीति में सुधार हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग का लोकतंत्र धीरे मजबूत हो जाएगा। तो राजनीति में सुधार करने के लिए हमें विचार करनी चाहिए, ठीक है ना। और आतंकवाद को मिटानी चाहिए, आतंकवाद जब तक नहीं मिटेगा तब तक देश का खैर नहीं है। अब इसमें अंतिम पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, है नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, सूचना का अधिकार कानून। ये सूचना का अधिकार कानून क्या है? देखो बाबू, सूचना का अधिकार कानून क्या है कि सूचना का अधिकार कानून के तहत आप किसी का भी सूचना ले सकते हैं कि सरकार कौन सा कानून बना रहा है, कौन सा कानून नहीं बना रहा है, क्या लागू करने वाला है। असल सरकार कौन नियम बनाता है तो आपको मालूम नहीं चलता है कि सरकार ये करने वाला है, फटाके मीडिया वाले क्या करता है, न्यायपालिका उसको दिखाया था, लीजिए देखते रहिए पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार कानून ये बताता है कि किसी भी देश में क्या हो रही है, अपने देश की बात को, अपने देश में क्या हो रही है उसको आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, फ्री है, ठीक है ना। तो ये सूचना का अधिकार कानून में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब खुले मात्रा में स्वतंत्र करना पड़ेगा। क्योंकि सूचना का अधिकार कानून बताता है कि हम सूचना लेंगे, भाई ये यहाँ का पुलिस क्या कर रहा है, वहाँ का सीएम क्या कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस कानून के तहत। ये जरूरी है, जब तक इसको हम लोग मजबूत नहीं करेंगे ना, जब तक इसको बढ़ावा नहीं देंगे ना, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो सूचना का अधिकार कानून 2005 में सरकार के द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत किसी भी देश या किसी भी राज्य की सूचनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया भर में जान सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो था ना, लोकतंत्र में चुनौतियां, ये क्लियर हो गया। इतनी बात है आपको क्या करनी थी, इस चैप्टर में जाननी है, ठीक है ना। और खासकर याद रखिएगा, अपने देश में मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं मतलब वोट देने वालों की संख्या कितनी है, 71 लाख आपकी किताब के अनुसार है, लेकिन अब जनगणना करी जाएंगी तो 90 लाख के आसपास पड़ जाएगा। अगर किताब में दिया तो 71 लाख मारेंगे, ठीक है ना। 71 लाख ऑप्शन में नहीं होगा, तब जाके आपको 71 लाख नहीं, सॉरी 71 करोड़, कितना, 71 करोड़, मतलब देश की जनसंख्या लाख में आएगी यार। 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत का, सोचिए। तो इसमें वोट देने वालों की संख्या 71 करोड़ आपकी किताब के अनुसार है। अब जनगणना करी जाएंगी तो 90 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये बातें कुछ याद रखिएगा। चलिए, ये आपकी इसकी बेसिक बातें क्लियर हो गई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को क्लियर करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।